दोस्तों आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इसी पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हमेशा की तरह ये भी सेशन जो है आपके बिहार आईटी एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें भी जो है हम लोग टॉप 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो साइंस से बिलोंग करते हैं उनको देखने वाले हैं, जिससे आप काफ़ी अधिक जो है कंसेप्ट हासिल कर पाइएगा। और इस टाइप के अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये भी वीडियो जो है आपके आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप फॉर्म फिलअप किए हुए हैं आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम का, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आपको देखना अनिवार्य ही है यदि आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, रैंक को अच्छा लाना चाहते हैं। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारा हर वीडियो को देख पाइएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारी यदि फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, स्क्रीन पर आप देख पाइएगा। क्या बोल रहा है कि एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है। माय डियर, आज थोड़ा सा ज़्यादा ही शोरगुल हो रहा है। यानी शोरगुल का मतलब क्या है, ये अभी इलेक्शन का समय चल रहा है और हमारा घर जो है मार्केट के नज़दीक है, तो ज़्यादा ही कुछ मतलब ये जो अनाउंसमेंट वगैरह नहीं करते हैं, अपना जो भी विधायक वगैरह चुनाव को लड़ते हैं तो वो अपना गाड़ी से घूमकर अनाउंसमेंट करते हैं। तो वो एक मार्केट में ही एक गाड़ी रख दिए हैं और उस पर बॉक्स बांध दिए हुए हैं, तो वो दिनों भर जो है बजता रहा है। फिर भी हम यहाँ पे किसी भी तरह चाह रहे हैं कि यहाँ पे वॉइस वगैरह ना आए, लेकिन थोड़ा सा जो है वॉइस उधर से यहाँ पे इंक्लूड हो जा रहा है। तो इसको आप माय डियर इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यदि हम यहाँ पे वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपको प्रोवाइड वीडियो नहीं हो पाएगा। और नाइट में माय डियर हमारे पास लाइट नहीं रहता है, लाइट अधिकतर नाइट में हमारा कटा रहता है। यानी कि जो है आपका पावर हाउस हमारा है, हम लोगों का पावर हाउस जो है वो नाइट में हम लोगों को लाइट प्रोवाइड नहीं करता है। और हमारे पास अभी इन्वर्टर वगैरह नहीं है कि हम नाइट में इन्वर्टर पे हम अपना वीडियो बनाएं और आपको प्रोवाइड कराएं। तो माय डियर इसको इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा सा वॉइस बाहर से इंक्लूड हो रहा है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। सिर्फ हमारी बातों को पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा। तो माय डियर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चालक जो है में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में क्या संबंध है ये बताना है। अर्थात विद्युत धारा और विभवांतर अर्थात आई। माय डियर क्या विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, आई। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है ये बताइए आप। तो माय डियर यदि आप 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़े होंगे, ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या कहता है, अचर ताप पर प्रवाहित विद्युत धारा। ओम का नियम क्या कहता है, अचर ताप पर प्रवाहित विद्युत धारा उनके चालक सिरों के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। क्या बोलता है माय डियर, जो विभवांतर होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, विभवांतर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विद्युत धारा के। माय डियर किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा के। अर्थात विभवांतर बढ़ाइएगा तो विद्युत धारा बढ़ेगा, विद्युत धारा बढ़ाइएगा तो विभवांतर बढ़ेगा, इसको घटाइएगा विभवांतर को तो विद्युत धारा घटेगा। अर्थात विद्युत धारा का मान जैसे जैसे बढ़ाइएगा तो विभवांतर बढ़ेगा, अगर धारा का मान घटाइएगा तो विभवांतर घटेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके नियम से, ओम्स लॉ के। ओम का नियम जो होता है, ओम के नियम से ये जो है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्या भी समानुपाती आई। और माय डियर यदि आप थोड़ा सा और आगे इसको पढ़े होंगे तो यदि आप इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाना चाहते हैं या फिर इसको ये जगह पर बराबर का चिन्ह लाते हैं तो एक आर आ जाता है। और ये आर जो होता है माय डियर, ये आर का होता है एक नियतांक होता है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं माय डियर, इसको हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जो है प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको प्रतिरोध। इसी एक नियतांक के वैल्यू को या फिर मान को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं माय डियर। यदि आप V बराबर
यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाइएगा तो बराबर में ये आर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है आई के अकॉर्डिंग। तो आई के साथ ये आर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये आर क्या होता है, एक नियतांक होता है। अर्थात इसको एक नियतांक या प्रतिरोध दोनों कह सकते हैं। एक चिड़िया का दो नाम, फर्क कोई नहीं पड़ता, वो चिड़िया वही है, सिर्फ उसका नाम दो पड़ गया है। तो आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो अब आप ऑप्शन की ओर चलिएगा। तो ऑप्शन में बोल रहा है क्या कि एक नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि आई बटा भी एक नियतांक है। तो माय डियर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहेंगे आप, तो ये जो है आर को इधर एक नियतांक को इधर लेते हैं, लाते रहने लगते हैं और इस आई को इधर लेके आते हैं। तो ये भी और ये आई गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई बटा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, सिर्फ आर। सिर्फ आर का मतलब कि क्या, एक नियतांक। क्या माय डियर, एक नियतांक, एक नियतांक। यानी कि यहाँ पे आपका क्या आया, भी बटा आई एक नियतांक के बराबर है। भी बटा आई अर्थात विभवांतर बटा प्रतिरोध एक नियतांक के बराबर है, यही तो आया। अब ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि भी इंटू एक नियतांक है। डी नंबर देखिएगा तो भी प्लस आई एक नियतांक है, प्लस आई है माय डियर। सी नंबर देखिएगा तो भी बटा आई एक नियतांक है, ये दे रखा हुआ है सी में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% आपका सी नंबर आंसर जो है करेक्ट होगा। काहे होगा, आई होप कि आप यहाँ पे इतना समझ गए होंगे इसका रीजन कि क्यों होगा ये भी बटा आई इक्वल टू एक नियतांक। तो ये एक ओम के नियम से जो है रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर यदि आप अगले नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटों तक उपयोग किया जाता है। प्रतिदिन माय डियर 8 घंटे तक जो है उपयोग किया जाता है। एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा, वो भी यूनिट में क्या होगा, वो आप माय डियर बताइए। तो ये आपसे पूछ रहा है माय डियर, आपको क्या क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, 300 वाट के इलेक्ट्रिक बल्ब, 300 वाट के मतलब कि क्या प्रतिरोध दे रखा हुआ है, प्रतिरोध बल्ब है तो वो प्रतिरोध है ना, है तो 300 वाट का प्रतिरोध जो है आपको दे रखा हुआ है 300 वाट का, ठीक है, वाट का डब्लू हो गया। अब उसके बाद जो है बोल रहा है कि 8 घंटों तक इसका यूज किया जाता है, 8 घंटों तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक दिन में 24 घंटा होता है जिसमें से 8 घंटा इसका यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। अब उसके बाद आप देखिएगा तो आगे बोल रहा है कि एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा क्या होगा। तो माय डियर आपसे इस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछे, इस तरह से किसी भी प्रकार का इस तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप डायरेक्टली जो भी मान दे रखा होगा सबको गुना कर लीजिएगा डायरेक्ट, और डायरेक्ट सबको गुना करके 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1000 से भाग कर दीजिएगा और भाग करने के बाद सबको कैंसिल आउट कीजिएगा। जो आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब कोई कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, तो 4 तिहाई 12 हो गया, यहाँ पे 4 तिहाई 12 हो गया और बट्टा में क्या हो गया माय डियर 5 हो गया। यदि आप भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये 5 होगा 20, यानी कि 2.4 यूनिट जो है आपका करेक्ट आंसर के रूप में आएगा। यानी कि 2.4 यूनिट जो ऑप्शन में दे रखा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। बी में दे रखा हुआ है 2.4 यूनिट, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जो भी आप कुछ भी मत देखिएगा, जो भी वैल्यू आपको दे रखा होगा 300 वाट 400 वाट 8 घंटे 30 दिन, यदि आप माय डियर यहाँ पे दे रखा होता कि 300 वाट का 8 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक यूज किया जाता है, तो उस एक महीना में अर्थात 30 दिन में कितना यूनिट जो है बिजली का उपयोग किया गया वो बताइए। तो माय डियर 30 दिन तक, तो 30 दिन तक तो 30 गुना कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है एक दिन का। तो एक दिन का मतलब कि 1 से गुना कीजिए या फिर 1 से गुना मत कीजिए, बात तो एक ही हुआ ना। तो जो भी आपको वैल्यू दे रखा होगा उसको माय डियर गुना कीजिएगा और 1000 से भाग कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो 1000 से भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका यूनिट में राइट आंसर होगा। ओके, तो इस प्रकार का एक और क्वेश्चन है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेम टू सेम है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं जिससे हम लोगों को जगह मिल जाए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। तो माय डियर तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए और
बाहरी आवाज़ जो आपके पास आपके कानों में गूंज रही है ना, उसको इग्नोर कीजिएगा माय डियर। ये थोड़ा सा हमारे साथ जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अब राजनेता लोग हैं, राजनेता लोग को हम तो जाके वहाँ पे मना नहीं कर सकते हैं कि आप अपना साउंड बंद कर दीजिए, पता चलेगा कि हम ही चले गए। ठीक है, तो चलिए देखें थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रतिदिन माय डियर, प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। प्रतिदिन कितने घंटे के लिए माय डियर? 10 घंटा के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में डैश यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है। सेम क्वेश्चन है माय डियर, आपको क्या कहते रखा हुआ है? 10 घंटा यूज किया जाता है। कितने वाट का? 200 वाट का। तो 200 वाट गुने 10 कितने दिन तक? तो माय डियर एक दिन तक। तो एक से गुना करे या फिर ना करे, बात है कि हुआ। उसके बाद और कुछ नहीं दिया है। अब आप 1000 से क्या कर दीजिएगा? भाग कर दीजिएगा। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, यानी कि आपका सिर्फ क्या बचा? 2 में 1 से गुना कीजिएगा, 2 बटा में 1 तो 2 ही तो होगा, और 2 यूनिट विल बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये भी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये वाला जो मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसको यहाँ पे ये लेके चलिएगा, जो भी दे रखा होगा माय डियर, अभी तक हमने इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया है तो जो वैल्यू रहता है उसमें गुना करके 1000 से भाग ही किया जाता है। मेरा एक्सपीरियंस है कि ये इसी प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसी तरह का क्वेश्चन ही रहता है। एग्जामिनर इसी तरह का क्वेश्चन भी डालता है। तो इसलिए जो भी दे रखा होगा यूनिट में पूछेगा मान, तो जो भी दे रखा होगा गुना बटा में 1000, गुना बटा में 1000। ओके माय डियर, इतना बोलने का कर्तव्य, मेरा मकसद यही है कि आप इस क्वेश्चन को ये जान लें कि गुना बटा 1000, गुना बटा 1000। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक जो है हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो माय डियर यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहा है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा? 1H1 होगा। अब माय डियर न्यूट्रॉन का वैल्यू निकालना है। तो न्यूट्रॉन का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है माय डियर? यदि आपको परमाणु द्रव्यमान दे रखा होगा, परमाणु द्रव्यमान दे रखा होगा, और आपको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कितना है, तो परमाणु द्रव्यमान में से, परमाणु द्रव्यमान लिख देते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। द्रव्यमान में से यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर आप कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या, क्या कह सकते हैं माय डियर? प्रोटॉन कहिए, ये याद रखिए। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या क्या कर लीजिएगा माय डियर? घटा दीजिएगा। यदि आपको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, यदि आप परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या घटा लेते हैं, तो जो आएगा वो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी और वही आपका सही उत्तर होगा। तो माय डियर ये जो होता है ये क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान ही तो होता है। ऊपर जो होता है वो क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान ही तो होता है, परमाणु द्रव्यमान हो गया। और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या अर्थात कि क्या? परमाणु संख्या। अर्थात इसका हाइड्रोजन कितना नंबर का होता है? हाइड्रोजन 1 नंबर का होता है, तो वही 1 नंबर आपका प्रोटॉन की संख्या भी होता है और परमाणु संख्या होता है। यानी कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्रोटॉन संख्या और परमाणु संख्या दोनों समान होते हैं, दोनों का मान इक्वल होता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर ही परमाणु की संख्या होती है। तो यहाँ पे ये वाला बात याद रखिएगा। तो ये आपका जो है परमाणु संख्या है, और परमाणु संख्या का मतलब क्या? प्रोटॉनों की संख्या। तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो परमाणु द्रव्यमान आपका दे रखा हुआ है 1, और 1 में से आप प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु संख्या भी यहाँ पे लिख सकते हैं। परमाणु संख्या घटा लीजिएगा 1, तो आपका क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो 0 आप देखिएगा आप ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपका 0 कहीं नहीं दे रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है नॉन, यानी कि कुछ नहीं। तो कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे माय डियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में है। क्या बोल रहा है कि आमतौर पर वर्णधत्ता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो रोग होता है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा माय डियर। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एक अनुवांशिक प्रकृति है। ए नंबर को पास करके रखिए। बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी नंबर बोल रहा है कि एक गैर अनुवांशिक स्थिति है।
सी नंबर जीवन शैलीगत बीमारी है, प्रकाश में अनावरण के कारण। माय डियर, ये कोई भी वैल्यू जो है सही नहीं है। ए नंबर ऑप्शन जो है एक अनुवांशिक प्रकृति, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो जन्मजात होता है, यानी कि आपके जन्म से ही जो है वो जो है बीमारी आपके साथ होता है। यदि किसी व्यक्ति का कलर ब्लाइंडनेस हो, यानी कि लाल को हरा देख रहा होगा, पीला को नीला देख रहा होगा, इस तरह का कोई बीमारी होगा उसके पास, तो वो उसका अनुवांशिक प्रकृति है, वो उसका जन्मे से मिला हुआ है और जन्मे से उस तरह का उस बीमारी से वो पीड़ित है। तो ये जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस जो रोग होता है, आपकी आंखों वाला चैप्टर आप 10th में क्लास में पढ़े होंगे, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक बीमारी है, वो माँ के गर्भ में रहने से ही वो आता है। यानी कि जब माँ के गर्भ में था लड़का, उसी समय से उसका, यानी कि अनुवांशिक क्या मतलब क्या कि जन्मे से, ओके, यानी कि जन्म के बाद मतलब कोई ऐसा घटना हुआ तो कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो ऐसा कोई बात नहीं होता है, वो जन्मे से रोग होता है। ठीक है, तो ये बीमारी जो है जन्मजात रोग होती है, यानी कि जन्मे से ये बीमारी होती है, यानी कि अनुवांशिक प्रकृति ये आपका कलर ब्लाइंडनेस जो है विल बी राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, में से है, सा नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है, द्विपरमाणुक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा हुआ है, आपका आर्गन दे रखा हुआ है, आर्गन दे रखा हुआ है ए नंबर में। बी नंबर में क्या दे रखा हुआ है माय डियर, बी नंबर में क्या दे रखा हुआ है माय डियर, बी नंबर आप देखिएगा ऑप्शन, तो बी नंबर में दे रखा हुआ है हीलियम, सी नंबर में दे रखा हुआ है फ्लोरीन, और डी नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है क्या माय डियर, मीथेन। मीथेन क्या होता है, CH4। यानी कि सबका हम यहाँ पे जो है आणविक सूत्र जो होता है वो हम लिख दिया है। ठीक है, अब आप द्विपरमाणु को आपको ढूंढना है, द्विपरमाणु कौन है ये आपको ढूंढना है। तो द्विपरमाणु का मतलब क्या कि जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 हो, क्या परमाणुओं की संख्या 2 हो, अणु का नहीं, परमाणु। और परमाणु कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो यानी कि आपको हम बोलेंगे H2O लिखो तो ये जल है, अब इसमें हम बोलेंगे कि आप हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बताइए, यहाँ पे को परमाणु है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो माय डियर यहाँ पे जो वैल्यू होता है वही होता है परमाणु। क्या होता है, परमाणु, क्या होता है, परमाणु, परमाणु। और यदि यहाँ पे हम 2H2O लिखते हैं तो अणु कितने हैं, तो अणु जो है 2 है। अणु क्या है माय डियर, H हाइड्रोजन के कितने अणु है, तो 2 अणु है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई रहता है वो आपका अणु का काम करता है, और यहाँ पे नीचे में जो रहता है वो आपका परमाणु का काम करता है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे नीचे जो रहता है वो परमाणु, और यहाँ पे मल्टीप्लाई जो होता है वो आपका अणु होता है। मल्टीप्लाई अणु, नीचे परमाणु, नीचे परमाणु, मल्टीप्लाई अणु। तो यहाँ पे आपको देखना है कि द्विपरमाणु कौन है, तो कहीं भी आप आर्गन को Ar2 करके लिखे हुए देखे हैं, नहीं देखे हैं, नहीं होगा। हीलियम को कभी भी आप He2 लिखे हुए देखे हैं, नहीं देखे हैं। लेकिन हाँ, F जहां भी जाता है वो F2 के लेके ही चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और ये तो अपने में यहाँ पे CH4 है तो ये हो भी नहीं करेगा, मीथेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन जो है हमेशा अपने साथ 2 को परमाणु को लेकर चलता है। जब भी ये फ्लोरीन किसी भी आपका समीकरण वगैरह में भाग लेता है तो वो F2 के साथ लेता है। तो आई होप आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लौह जंग का रंग डैश है, यानी कि लोहा में जब जंग लग जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, ये आपको माय डियर बताना है। तो लोहा में जंग लग जाता है ना, यानी कि मतलब कि क्या, लोहा में मूर्छा पकड़ लेना। हम लोग का बिहारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मूर्छा पकड़ लिया है। साइकिलिया में देखो ना, साइकिलिया साफ कर बेटे ना तो मूर्छा धर लेगा। तो यानी कि मूर्छा का मतलब क्या, लोहा सॉरी जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। तो उस जंग जो मूर्छा वाला रहता है, उस मूर्छा का रंग कैसा रहता है, आप थोड़ा सा भी ऑप्शन को देखकर आप हिसाब लगाइए कि उस मूर्छा का रंग कैसा होता है। आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में 1 नंबर में बोल रहा है कि लाल ग्रे होता है, लाल ग्रे नहीं होता है। बी नंबर देखिएगा लाल नीला, नीला रहता है, नहीं रहता है। डी नंबर देखिएगा तो लाल पीला, पीला रहता है, तो नहीं रहता है पीला, लेकिन लाल अधिक रहता है, तो लाल पीला नहीं होता है। पीला का मतलब कि क्या, पीला का अब एक कलर देखना पड़ेगा आपको। पीला का मतलब कि बल्बवा है इस रंग का,
इस रंग का रहता है माय डियर, नहीं रहता है। तो लाल पीला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी माय डियर देखेंगे तो सी में देख रहा है कि लाल हल्के भूरा, हल्का नहीं लिखा है लेकिन भूरा रंग लिखा है, लाल भूरा रंग का, यानी कि कोई भी आप किसी भी लोहा में मूर्चा लग जाता है तो आप देखिएगा तो वो लाल और हल्का भूरा रंग का रहता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है लाल हल्का भूरा जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हम इसलिए करा रहे हैं ताकि इससे अधिक कंसेप्ट, जैसे ये वाला बताए थे हम आपको यूनिट वाला, तो यूनिट वाला में इससे कंसेप्ट आपको काफ़ी क्रिएट होगा, काफ़ी मिला होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे। तो आप आसानी से इस तरह का क्वेश्चन बना देंगे, कोई भी आएगा उसमें गुना बटा में 1 से भाग, ठीक है। तो इसका क्या होगा माय डियर आंसर, ऑप्शन नंबर सी लाल भूरे रंग का, ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोल रहा है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 3 है। काफी आसान है दोस्तों, इसको हमको लेकर आने का यही तात्पर्य था कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको दिखाने के लिए हम इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो माय डियर किसका परमाणु संख्या जो है 3 होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको, यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते आ गए हैं तो यदि आप 50 तक, लगभग 50 तक जो है परमाणु संख्या याद नहीं किए हैं और उसके परमाणु द्रव्यमान नहीं याद किए हैं तो जाकर पहले आज यही काम करना है, जाकर परमाणु संख्या और उसके परमाणु द्रव्यमान को याद करना है, सभी अणु को याद करना है, जो भी परमाणु है उन सारी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे 50 तक आपको याद करना है। क्या करना है, 50 तक याद करना है। यदि आपको याद नहीं है तो अभी जाकर जो है वीडियो बंद होने के बाद, वीडियो क्लोज होने के बाद आप उसको जाकर याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है 50, लगभग 50 हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 50 तक ही जो है आपसे इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपको 50 तक जो है अनिवार्य ही है आपको याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे 50 तक आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 जो है किसका परमाणु संख्या है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3 नंबर लिथियम। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है लिथियम विल भी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, लिथियम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है माय डियर, बोल रहा है कि जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश किया जाता है, डैश में किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश में किया जाता है। वहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद जो है में छूट गया है, टाइप नहीं हो पाया है, तो में वहाँ पे डाल दीजिएगा। क्या होगा, में। यानी कि जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किस में किया जाता है, तो अर्धचालक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में माय डियर, अर्धचालक। जर्मेनियम कैसा है, अर्धचालक है। क्या है, अर्धचालक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जर्मेनियम क्या है, एक अर्धचालक है, तत्व है, अर्धचालक तत्व है। जर्मेनियम अर्धचालक तत्व है, जर्मेनियम अर्धचालक तत्व है, तो जर्मेनियम अर्धचालक तत्व है। इस तरह याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो आई होप आप यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब आज के इस सेशन के लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो माय डियर 10th नंबर क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो क्या बोल रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। माय डियर ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और ये भी जो है आपके साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये तो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जो है अलग अलग पीएम जो है पैरामेडिकल होता है, पैरामेडिकल डेंटल होता है, इन सब का इंटरेस्टिंग होता है। इसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, यानी कि 2-3 को जो है इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए इसको हम बताना अनिवार्य समझे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी देख रहे हैं ना, यही होता है। इसे क्या कहते हैं, स्टेपिस। क्या कहते हैं माय डियर, स्टेपिस। और इसको यहाँ पे ये भी कहते हैं, स्टेपिडियस भी कह सकते हैं, स्टेपिडियस भी कह सकते हैं, स्टेपिस भी कह सकते हैं। या फिर कहीं कहीं आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, कान की हड्डी, कान की हड्डी, कान की हड्डी। और कान की हड्डी है मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे कमजोर हड्डी है, ठीक है। कचर कचर जब मुर्गवा आप खाते हैं तो कचर कचर ना लगता है, वही होता है उसका कानवा, काने खाते हैं तो वही होता है सबसे हड्डी जो है पतली हड्डी या फिर कमजोर, ठीक है। तो यहाँ पे मानव सबसे शरीर की सबसे छोटी या सबसे कमजोर या सबसे पतली हड्डी क्या होता है, ये कान की हड्डी, ठीक है। स्टेपिडिस भी कहते हैं और स्टेपिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें भी हम लोग टॉप 10 ही क्वेश्चन कराए हैं। तो आई होप कि आपको इससे रिलेट करता हुआ जो भी कॉन्सेप्ट हम बताएं वो आप एब्जॉर्व किए होंगे और इससे अधिक कॉन्सेप्ट को आप हासिल किए होंगे। तो यहाँ पे इस सेशन का अंत यहीं पे करते हैं माय डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।